फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर सिचुएशन, कि जो ग्राउंड वाटर है उसका परिस्थिति क्या है अभी। क्योंकि जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है इसमें बहुत ही पॉजिटिव चीज़ आया है कि हमारा ग्राउंड वाटर टेबल बहुत सारे ब्लॉक में बेटर हुआ है पहले कंपेयर में। मगर दो कंसर्न भी जताया गया यहाँ पे, एक नाइट्रोजन को लेके और एक यूरेनियम को लेके। तो ये एडिटोरियल अपने आप में बहुत कम्प्रहेंसिव है और इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये। तो प्रोटेक्टिंग आवर ग्राउंड वाटर फ्रॉम वेरियस पोल्यूटेंट इज़ आवर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देख सकते हो सिलेबस जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो जो 440 डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो बच्चे लोग, सेकेंड पेज जाओगे, सेकेंड पेज में देखो, सेकेंड पेज से एक्चुअली हाँ अच्छे से स्टार्ट है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो पहले समझते हैं कि डेटा क्या चीज़ से संबंधित है, कौन डेटा को रिलीज़ किया है, क्या पता चला इसमें। तो इसमें देखो बच्चे लोग कि रिसेंटली सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है ये बोर्ड तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। तो इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, दोनों मिलके ये आंकड़ा को निकाले हैं, इस तरह का कंपाइल किए हैं रिगार्डिंग डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। और ये आंकड़ा बहुत ही लेटेस्ट है, 2024 का है। तो ये दोनों यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, प्लस स्टेट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, ये मिल के इस तरह का डेटा रिलीज़ किया है कि ग्राउंड वाटर का क्या स्थिति है। समझ गए। फिर नेक्स्ट पेज चले जाओगे, इस फिगर में देखोगे, इस फिगर में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा तुम लोग को। हाँ, 2017 और 2024 ये कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पहले कंपेयर में ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ा है। पहले ग्राउंड वाटर रिचार्ज कितना हो रहा था, 432, ठीक है, यूनिट है। यूनिट देखना चाहोगे तो यूनिट क्या है तुम्हारा, बिलियन क्यूबिक मीटर। तो पहले कितना रिचार्ज हो रहा था, 432 बिलियन क्यूबिक मीटर। अब वो 15 बढ़ के उसमें 15 ऐड हुआ है, 15 भर के कितना हो गया, लगभग 447 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 4-5 साल में कह सकते हैं या 7-8 साल में जो भी समय है उसमें क्या जो रिचार्ज हो रहा है वो बढ़ा है 15 बिलियन क्यूबिक मीटर से। दूसरा फिगर देखोगे जो एक्सट्रैक्शन है बच्चे लोग, ठीक है, एक्सट्रैक्शन दिया गया ना, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, वो भी कम हुआ है। पहले 249 बिलियन क्यूबिक मीटर एक्सट्रैक्ट हो रहा था वाटर भारत से, तो वो घट के तुम्हारा कितना हो गया, 245 हो गया। यानी कि इसमें भी तुम्हारा 3 बिलियन क्यूबिक मीटर घटा है। ये पॉजिटिव संकेत है भारत के लिए कि रिचार्ज भी बढ़ा है और एक्सट्रैक्शन भी घटा है। समझ रहे हो ना। तो पॉजिटिव न्यूज़ है कि नहीं है हमारे ग्राउंड वाटर के लिए ओवरऑल। दूसरा फिगर देखोगे तो इसमें देखो ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक, क्रिटिकल ब्लॉक, सेमी क्रिटिकल ब्लॉक और सेफ ब्लॉक। और ये जो भी 4 टाइप का ब्लॉक है ये डिपेंड करता है कि कितना कितना मात्रा कितना एक्सट्रैक्ट किया गया है। हाँ, इसका बहुत पहले हम तुम लोग को एडिटोरियल पढ़ाए थे जिसमें बताए थे कि 90% से कम हो, ज़्यादा हो तो सेफ जोन में आता है, 40% से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो जाए तो क्रिटिकल होता है। ये मैंने आंकड़ा पहले भी पढ़ाया है तुम लोग को। तो देखो बच्चे लोग चारों ब्लॉक कह सकते हो कि चारों ब्लॉक अच्छा हुआ है। हाँ देखो, ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक पहले कितना ज़्यादा था, वो घट के तुम्हारा 751 आया है। तो पॉजिटिव संकेत है ना, ये पॉजिटिव संकेत है कि ओवर एक्सप्लॉइटेड जो ब्लॉक है वो कम हुआ है। दूसरा देखो क्रिटिकल ब्लॉक, क्रिटिकल ब्लॉक भी देखो पहले 313 क्रिटिकल ब्लॉक था तो घट के 206 हुआ है, ये भी पॉजिटिव संकेत है हमारे लिए। सेमी क्रिटिकल ब्लॉक पहले 972 था, वो घट के 711 हुआ, तो ये भी पॉजिटिव संकेत है हमारे लिए। और जो सेफ ब्लॉक है, सेफ ब्लॉक जितना बढ़ेगा उतना बढ़िया है ना। देखो पहले 4310 था और बढ़ के 4951 हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे वो रिचार्ज के मामला में हो, चाहे एक्सट्रैक्शन के मामला में हो, चाहे ब्लॉक के मामला में हो, तो ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है ग्राउंड वाटर के लिए। समझ गए। और ये लेटेस्ट डेटा है और ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और मेरा विश्वास है कि ये इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में ज़रूर होना चाहिए चीज़। समझ गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ऊपर जाओगे बच्चे लोग, जो भी पढ़े हो उसका आकलन करते हैं यहाँ पे कि हमने देखा है अभी
ग्राफ से, मैप से, कि टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ा है, 15 बिलियन क्यूबिक मीटर बढ़ा है ना 2017 कंपेयर में 2024 में, जस्ट अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं। और एक्सट्रैक्शन भी घटा है तुम्हारा 3 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एज कम्पेयर टू 2017 असेसमेंट, ठीक है। इसलिए वो देखना जरूरी था ग्राफ को, इसको समझने के लिए। देखो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज कितना है, 446 बिलियन क्यूबिक मीटर है ना, और एक्सट्रैक्टेबल रिसोर्सेज कितना, इतना है, और एनुअल एक्सट्रैक्शन कितना हो रहा है, 245 बिलियन क्यूबिक मीटर हो रहा है एनुअल जो हो रहा है प्रत्येक साल, क्योंकि जो भी बताया तो वो 4-5 साल जो भी था। हाँ, तो इसमें ये समझोगे कि परसेंटेज ऑफ असेसमेंट अंडर सेफ कैटेगरी, सेफ कैटेगरी तुम्हारा क्या है कि पहले 62% था तो बढ़ के 73% हुआ है 2024 में। अच्छा संकेत है ना। इट इज द रिपोर्ट हाईलाइट इंक्रीज रिचार्ज, कैसे, वाटर बॉडीज में, ड्यू टू द वाटर बॉडीज टैंक्स एंड कंजर्वेशन स्ट्रक्चर, यानी कि वाटर को हमने कंजर्व किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत बढ़िया किया है, यही कारण है कि रिचार्ज भी बहुत तगड़ा हुआ, और जो सेफ कैटेगरी ऑफ ब्लॉक है वो पहले कंपेयर में बढ़ा है। समझ गए ना। द परसेंटेज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड असेसमेंट यूनिट, ये भी घटा है ना, पहले 17% था, वो घट के तुम्हारा कितना 11% हुआ है, तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत था। दूसरी बात ये है स्टूडेंट कि 100% ग्राउंड वाटर सैंपल नॉर्थ ईस्ट का ना एक्सीलेंट है इरिगेशन के लिए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा पॉल्यूट नहीं हुआ है ग्राउंड वाटर टेबल। मगर यदि बाकी बात करें हम लोग तो 81% ग्राउंड वाटर सैंपल क्या है तुम्हारा सुइटेबल है इरिगेशन के लिए, पूरा भारत का बात करें। बट यदि हम नॉर्थ ईस्ट का केवल बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में 100% जो ग्राउंड वाटर है वो तुम्हारा बेस्ट है तुम्हारे इरिगेशन के लिए। समझ रहे हो ना। हाँ, ये देख लिए हम लोग। हाँ, तो नीचे जाओ, समझ में आया नहीं सब चीज़। आगे देखोगे वेरियस इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आखिर भारत सरकार ने ऐसा क्या इनिशिएटिव लिया जिसकी वजह से इतना सुंदर रिजल्ट आया है। कुछ तो भारत सरकार ने किया होगा ना। हाँ, जिसकी वजह से 2017 से लेकर 2024 तक, हाँ, ये 7-8 साल में मैं कह सकता हूँ 7-8 साल में इतना बेटर रिजल्ट नहीं। तो देखो आमतौर पे जिस पेज से हम ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे थे उस हिसाब से तो स्थिति खराब होना चाहिए था, क्योंकि बढ़ते चला जा रहा है ग्राउंड वाटर का यूसेज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मगर उसके बावजूद भी अच्छा हुआ है, पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो क्या कारण है, तो MG नरेगा, देखो MG नरेगा जो है जानते हो 100 दिन का जो रोजगार मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ पे इस बार वाटर कंजर्वेशन और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर पे काम करवाया गया इस योजना के अंतर्गत, तो जाहिर सी बात है बेटर रहेगा। दूसरी बात है 15th फाइनेंस कमीशन, देखो 15th फाइनेंस कमीशन ने भी ग्रांट्स दिया था स्टेट्स को। देख रहे हो बच्चे लोग, ये मैं फाइनेंस कमीशन का बात कर रहा हूँ तो मैं सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 280 का बात कर रहा हूँ मैं। तो 15th फाइनेंस कमीशन जो कि 2026 तक रहेगा ना, फिर 2026 के बाद फिर दूसरा 16th फाइनेंस कमीशन आ जाएगा। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट्स भी स्टेट को दिलवाया था, किस चीज़ के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, समझे, और दूसरा कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ के लिए, वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ के लिए। तो हम कई बार बोल चुके हैं क्लास में कि ग्रांट्स भी दिलवाने का अधिकार फाइनेंस कमीशन को है, और डिपेंड करता है कि सेंटर किस तरह स्टेप्स लेती है। जल शक्ति अभियान देखो 2019 में लॉन्च किया गया, इस पर भी वही चीज़ था, इसमें भी वही फोकस था किस तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग बढ़ाया जाए कंट्री में, और कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन रूरल और अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जाए। अमृत 2.0, ठीक है, इसमें भी सेम ही था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बढ़ाना, ठीक है, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को प्रमोट करना। आगे देखोगे अटल भूजल योजना, इसमें क्या था कि जो भी वाटर स्टेट्स ग्राम पंचायत ऐसे 80 डिस्ट्रिक्ट है और 7 स्टेट्स है, उसमें किसी तरह वाटर का बढ़ाए ताकि जो स्ट्रेस्ड ब्लॉक है, जो स्ट्रेस ग्राम पंचायत है, उसमें बेटर वाटर आ सके। अब बेटर वाटर यानी कि अच्छा होगा, जाहिर सी बात है, हमने ओवरऑल भी देखा है कि जो वाटर स्ट्रेस ब्लॉक था पहले कंपेयर में अभी बेटर हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं अटल भूजल योजना का भी योगदान है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इसमें भी बोले थे कि इरिगेशन कवरेज करना है ना, और वाटर यूज एफिशिएंसी पे ध्यान देना, वही माइक्रो इरिगेशन है ना। माइक्रो इरिगेशन का मतलब क्या, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन एंड ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, ये क्या है तुम्हारा अंडर नेशनल वाटर मिशन के अंतर्गत आता है। इसमें भी कोशिश यही कि किस तरह वाटर यूज का एफिशिएंसी बढ़ाया जाए, यानी कम वाटर में भी काम चल जाए। समझ गए ना। तो हम कह सकते इंडिया नाउ
हैज़ अ रोबस्ट साइंटिफिक सिस्टम ऑफ असेसमेंट, और हमारे पास बहुत ही साइंटिफिक तरीका है पहचानने का, निकालने का कि किस तरह ग्राउंड वाटर ब्लॉक का स्थिति है एनुअली। समझ गए बच्चे लोग? तो ये जो डेटा है, ये डेटा बहुत ही साइंटिफिकली एसेस किया गया है, तो बहुत ही रिलायबल डेटा है ये, आप डेटा पे सवाल नहीं उठा सकते हो। हाँ, आगे देखोगे। हाँ, फर्स्ट पेज चले जाओ। फर्स्ट पेज नहीं बताए हैं तुम लोग को, फर्स्ट पेज चले जाओ। अब फर्स्ट पेज में देखेंगे, चलो ये तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत हुआ कि, मगर नेगेटिव चीज़, दो नेगेटिव चीज़ भी है। ये तो हमने देखा कि रिचार्ज भी बहुत अच्छा है, एक्सट्रैक्शन कम हो रहा है, सेफ ब्लॉक बढ़ा है, सेमी क्रिटिकल एरिया कम हुआ है, समझे, वाटर स्ट्रेस वाला जो एरिया है वो कम हुआ है ब्लॉक, मगर उसके बावजूद भी कुछ कुछ है कंसर्न है, दो कंसर्न है। तो पहले देखते हैं कि एक्सेसिव नाइट्रेट पोल्यूशन हो रहा है बच्चे लोग, क्योंकि जानते हो जिस हिसाब से फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा रहा है, यूरिया फर्टिलाइज़र कितना सस्ता मिलता है, तो और हम जानते हैं कि इंडियन सोइल में नाइट्रोजन का एफिशिएंसी वही 30 से 35% के बीच में है। अधिकतर तो तुम्हारा नीचे नाइट्रस पोल्यूशन के रूप में चला जाता है या नाइट्रस ऑक्साइड बन के ऊपर उड़ जाता है। जब नीचे जाएगा तो लीचिंग होगा, लीचिंग का मतलब फिर अलगल ब्लूम होगा, उसी को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो देखो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि पहले 2017 में ना, 2017 में 359 डिस्ट्रिक्ट्स एक्सेसिव नाइट्रेट पॉल्यूशंस का सामना कर रहे थे, बट 2023 में क्या पाया गया कि ये बढ़ के 440 डिस्ट्रिक्ट हो गया। समझ गए? दूसरा क्या है देखो, समझ पा रहे हो ना? और ये डेटा जो रिलीज़ किया गया है 1 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया गया है, जो पढ़ रहे हो तुम लोग। 56% जो इंडियाज़ का जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें एक्सेसिव नाइट्रेट्स है। लिमिट क्या है बच्चे लोग? 45 mg पर लीटर होना चाहिए यदि नाइट्रेट्स है भी, तो मैं उसके बियॉन्ड है 56 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि समझ पा रहे हो ना, देश का आधा जिला या आधा से भी ज़्यादा जिला तुम्हारा नाइट्रेट पोल्यूशन से ग्रसित है, क्योंकि 45 मिलीग्राम पर लीटर हो तो वो टॉलरेबल लिमिट है, उससे ज़्यादा है। और इसका सबसे मेन रीज़न क्या है? इसका सबसे मेन वही सब्सिडाइज्ड यूरिया फर्टिलाइज़र और वही नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र एक रीज़न है। और दूसरी बात है कि सीवेज डंप, कहीं पे भी डंप कर देते हैं तो उससे लीकेज हो जाता है, लीचिंग हो जाता है, ये भी रीज़न है। दूसरी बात देखो, राजस्थान, कर्नाटका और तमिलनाडु, यहाँ पे मैक्सिमम नाइट्रेट प्रॉब्लम बताया गया है, पाया गया, क्योंकि जो भी सैंपल टेस्ट किया गया है तो वो बियॉन्ड सेफ लिमिट है। समझ रहे हो ना? देखो यहाँ पे आंकड़ा भी दिया गया कि 49%, 48%, 37% रेस्पेक्टिवली पाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। राजस्थान, MP और गुजरात, यहाँ पे भी लॉन्ग स्टैंडिंग नाइट्रेट प्रॉब्लम अभी भी 2017 से बना हुआ है प्रॉब्लम। तो जितना भी राज्य बताए हैं, इस राज्य में एक्सेसिव नाइट्रेट पोल्यूशन है। समझ गए? हाउएवर सेंट्रल और साउदर्न इंडिया में देखोगे तो वहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा है, वहाँ पे भी बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब अधिक जो राज्य है उसमें एक्सेसिव नाइट्रेट पोल्यूशन हो रहा है ग्राउंड वाटर में। यदि ग्राउंड वाटर में एक्सेसिव नाइट्रेट होगा तो वो बुरा है, क्योंकि जाएगा सी में, जाएगा समुद्र में, जाएगा फिर अलगल ब्लूम होगा। और जब अलगल ब्लूम होगा, जानते हो कि वहाँ का जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो पूरा बर्बाद कर देगा। वहाँ पे जो तुम्हारा डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो पूरा ख़त्म कर देगा। हाँ, BOD बढ़ जाएगा उसका। समझ गए ना? जैसे कि मैंने कहा है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और यही मिनिस्ट्री कभी मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन भी हुआ करता था। आगे बढ़ जाओ। जैसे कि हम लोगों ने नाइट्रेट देखा, अब यहाँ पे देखते हैं कि नाइट्रेट जो पोल्यूशन हो रहा है, नाइट्रेट, एक्सेसिव नाइट्रेट, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पूरा है देखो, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का ही टॉपिक है, बहुत सुंदर टॉपिक है, ठीक है। इससे दो प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम और अलगल ब्लूम्स। अलगल ब्लूम्स के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसी का कि जब नाइट्रेट होगा, नाइट्रेट लीच होगा इस तरह, यानी कि जिस प्रोसेस को हम लोग अल्टीमेटली यूट्रोफिकेशन कहेंगे, जब नाइट्रेट्स ग्राउंड वाटर में जाएगा, समझे ना, तो लेक हुआ, पॉन्ड हो गया, हाँ, उसको भी इम्पैक्ट करेगा और वहाँ पे अलगल ब्लूम हो जाएगा। अलगल ब्लूम होने का मतलब क्या कि जो एल्गी है या तुम्हारा जो कह सकते हो है ना, बिल्कुल बैक्टीरिया जो भी है, वो क्या करेगा, वो पूरा जगह को कवर कर लेगा और पूरा एक्वेटिक सिस्टम को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि डिजल ऑक्सीजन ये पूरी तरीके से कंजर्व कर ले, अब पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी जो स्पीसीज है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो पूरा इकोसिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ब्लू बेबी सिंड्रोम देखते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब क्या है कि यदि नाइट्रेट
का मात्रा ज़्यादा हो और कंज्यूम करें, छोटे बच्चे लोग स्पेशली, ठीक है, यदि पानी तो जानते हो हर कोई पीता है, तो इससे क्या होगा कि जो रेड ब्लड सेल का जो कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है ना आरबीसी का, हेमोग्लोबिन जिसको कहते हैं हम लोग, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो आरबीसी का जो रोल है वो कम हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी कि जो बच्चा जन्मता है उसके ऊपर तुम्हारा ब्लू कलर का दिखेगा, मतलब ब्लू कलर का तुम्हारा दिखता है शरीर में, तो वो क्या है, तुम्हारा नाइट्रेट पॉल्यूशन से ग्रसित है, और इसे ब्रेन का ही प्रॉब्लम हो सकता है, समझे ना, समझ गए ना, इसी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। इससे क्या होता है, तुम्हारा आरबीसी का कैपेसिटी घट जाता है ऑक्सीजन कैरी करने का, और इस तरह का प्रॉब्लम से यदि बच्चे लोग ग्रसित है तो कहेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया उसको। तो कोई पूछता है तुम लोग से ब्लू बेबी सिंड्रोम किस केमिकल या किस सब्सटेंस की वजह से होता है, तो वो नाइट्रेट पॉल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। जैसे मिनीमाटा पढ़े हो ना बच्चे लोग, मिनीमाटा किस चीज़ की वजह से होता है, मरकुरी की वजह से। अच्छा, दूसरा ये प्रॉब्लम है, अच्छा देखो जो भी हम लोग बात कर रहे थे नाइट्रेट का, तो उसमें तो ह्यूमन मेड है, वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल फर्टिलाइजर हम ही नहीं यूज़ कर रहे हैं, सीवेज डंप हम ही नहीं कर रहे हैं, इंसान का ही रोल है उसमें। मगर जो यूरेनियम जो पोल्यूशन है इसमें हमारा भी रोल है, एंथ्रोपोजेनिक भी रोल है, और प्लस नेचुरल रोल भी है। होता क्या है बच्चे लोग कि जब वाटर हम निकालते हैं एक्वाफर्स से, तो बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं ना, पत्थर जो होते हैं, तो पत्थर में यूरेनियम तो पहले से ही प्रेजेंट होता है। मैं यदि पत्थर का टुकड़ा पानी के साथ अटैच हो जाए, पानी के साथ मिल जाए, तो फिर यूरेनियम ऊपर आएगा, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना होता, इसलिए ज़्यादा एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता पानी का। यदि बहुत ज़्यादा हम एक्सट्रैक्शन कर देंगे तो जो नेचुरली जो यूरेनियम पाया जा रहा है, जो ब्लॉक में पत्थर में सटा हुआ है, पत्थर के अंदर पाया है, वो कहीं ना कहीं लीच हो जाएगा वाटर में, और फिर वाटर ऊपर खींचोगे, वही वाटर पियोगे, तो हो सकता है यूरेनियम का प्रॉब्लम हो जाए, समझ गए। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तेलंगाना, राजस्थान और पंजाब में हाँ जो वाटर का सैंपल है उसमें पाया गया कि यूरेनियम का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, उतना होना नहीं चाहिए, कायदे से 30 पार्ट्स पर बिलियन होना चाहिए सेफ के लिए। मैं यहाँ पे देखो 100 पार्ट्स पर बिलियन से ज़्यादा है ये तीनों राज्य में, समझ गए। तो स्टेट्स विथ ओवर एक्सप्लॉइटेड, बोल रहे ना कि यदि ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स हो तो वहाँ पे चांस होता है यूरेनियम होने का, और हम जानते हैं पंजाब सब में बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉइटेड होता है ब्लॉक्स, वही क्योंकि वहाँ फ्री सब्सिडी वाला व्यवस्था है, धड़ल्ले से वाटर यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए। हाँ, तो ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड ब्लॉक का मतलब क्या है कि जो रिप्लेनिश कम हो पा रहा है, एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, सही बात है ना। तो ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब वही सेम चीज़ बोला गया है कि रिचार्जिंग कैपेसिटी कम है बट एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो हमने इस पूरे रिपोर्ट में क्या समझा कि कुछ रोजी पिक्चर भी है, कुछ पॉजिटिव पिक्चर भी है, मत 2 कंसर्न है। पहला कंसर्न क्या देखा हमने, नाइट्रेट पोल्यूशन, एंड सेकेंड इज योर यूरेनियम पोल्यूशन। दैट्स इट, कंप्लीटेड।